गुड मॉर्निंग एवरीवन और जनाब अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन और हाजरीन प्रोग्राम में खुश आमदीद करेंगे। और जैसे कि प्रोग्राम जिसका नाम मेट्रो लाइट है और जनाब बड़ा ज़बरदस्त मौसम है सुबह सुबह। क्या आप बताएं, सुबह का आगाज़ अब हो चुका है और कुछ हल्की फुल्की बातचीत हो जाए, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं फरहा औरंगजेब और मेरे साथ जैसे कल भी मौजूद थे मुख्तार। मैं हूँ कैसे मुख्तार? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिलसिला ये हमें नज़र आ रहा है कि जो गुज़िश्ता रोज़ हमने जो प्रोग्राम आप लोगों के साथ जो दिखाया, आप लोगों को जो आप लोगों ने देखा, उसका फीडबैक थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सबसे पहले दें। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है मेट्रो लाइट के फीडबैक के लिए। जितने लोगों ने इसको देखा और व्यूवरशिप के हवाले से अगर बात करें तो भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने पहली एपिसोड को हमारा बड़ा लाइक किया है। हम इसी तरीके से हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ आपके साथ रहेंगे। और कल का जब प्रोग्राम नाज़रीन को पसंद आया तो हमें आज जो है ना वो थोड़ा सा जोश और जज्बा हमारे अंदर और आ गया कि आज का प्रोग्राम हमने मोटिवेशन मिली हमें। और आज का प्रोग्राम जो हमने सोचा कि भाई और भरपूर अंदाज में हम करेंगे। तो जी बोलें। दूसरी जानिब हम अगर देखें ना तो आज के दिन की अगर बात करें तो सुबह का जब आगाज़ हुआ तो लोग यही समझ रहे हैं कि अब जैकेट्स निकाल लें और जो है वो मफलर्स निकाल लें या जो गर्म कपड़े हैं ना वो निकाल लिए जाएं। लेकिन मुझे लगता है शहर कराची में जो ना मौसम बड़ा बेईमान है। चंद रोज के लिए सर्दी आती है आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो ये बड़ा बेईमान वाला मौसम है। सुबह सुबह इतनी गर्मी है, लोग सुबह सुबह जैकेट्स और तरह तरह के मफलर्स और तरह तरह की जो है ना वो स्वेटर्स पहनकर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो ऑफिस आ रहे हैं तो उनको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ कि हम जब सुबह सुबह हमने कहा कि आज के प्रोग्राम में जरा कुछ अच्छा सा हम भी सर्दी का माहौल देख लें कि जी सुबह सुबह ठंड तो होती है लेकिन भाई वो सुबह 8 बजे 7 बजे के बाद तो ऐसी धूप निकल रही है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। मतलब लग ही नहीं रहा कि कराची में सर्दी हो रही है। अगर असली सर्दियां बनाना ही है तो फिर आप या मरी चले जाएं, नॉर्दर्न एरिया चले जाएं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस्लामाबाद चले जाएं, वहां भी नहीं रह सकते लोग। इतनी ठंड पड़ जाती है, बाकायदा लोग इतने मोटे मोटे ब्लैंकेट्स ओढ़ निकालना शुरू कर देते हैं और कराची में हम यहाँ एसी चला के बैठते हैं। बात है बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अब जो प्रोग्राम का आगाज किया तो आज के दिन की मुनासिबत से भी कुछ बात हो जाए। कोशिश पूरी यही है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर जो दिन बनाया जा रहा है तो आज का दिन मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ बिल्कुल है 9 दिसंबर। और 9 दिसंबर के हवाले से मैं चाहूंगा कि हम कुछ बताएं, लेकिन मैं चाहूंगा आपसे पूछूं कि आज क्या है, ऐसा कुछ खास है? 9 दिसंबर अगर मैं आज के दिन की बात करूं ना तो बहुत मीठा मीठा सा दिन है जो कि आप क्या कहूं मैं, आप बताएं ना। हमारे आज हम कुछ मीठा मीठा फीका हम कह सकते हैं क्योंकि वो मिला जुला सा एक तासुर है। क्योंकि आज दुनिया भर में जो है वो पहली पेस्ट्री का मैं अगर कहूँ इजाद हुई थी या उसे बनाया गया था। रेसिपी जो है बनाई जाती है और वो कहते हैं ना कि हम किसी तरह से प्रैक्टिस की जाती है, फिर उसके बाद कुछ काम होता है। अच्छा, ये जो पेस्ट्रीज के मामला सामने आ रहे हैं जिसे हम देख रहे हैं कि जी पेस्ट्री बनाई जा रही है, तो ये पेस्ट्री बेसिकली जब पहली बार बनाई गई तो वो दवा के तौर पर बनाई गई थी और फिर दवा के बाद हमने देखा ये पेस्ट्रीज जो है वो लोगों के घरों में जाने लगी। हमने देखा ये पेस्ट्री लोग अपने घरों में बनाने लगे। केक का एक दौर आया। अब भी हम देखते हैं कि जी पेस्ट्रीज जो है वो लोगों को बड़ा कहीं अगर प्रेजेंट करनी है, आपने किसी अपने बड़े क्लोज फ्रेंड को देनी तो आप बड़ा सा केक नहीं दे रहे होते, आप पेस्ट्रीज ले जाया करते हैं। अब बड़ा जबरदस्त है कि पहली पेस्ट्री कदीम जमाने में वापस आते हैं तो वहां पे जब कदीम रोमियो और यूनानियों का दौर था तो फेलो की तर्ज पर जो है वो पेस्ट्री बनाई जाती थी। और इन गर्म ममालिक में पेस्ट्रियों में पाए जाने वाले जो अहम अज्जा हैं जिसमें आटा, तेल और शहद शामिल थे। लेकिन अब अगर देखें तो आटा, तेल, शहद के अलावा बहुत कुछ ऐसी चीजें, चॉकलेट फ्लेवर आ गया है, मफिन्स आ गए हैं, मुख्तलिफ अज्जा का जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। चॉकलेट्स आ गई, क्रॉसन, मैं उसको पेस्ट्री तो नहीं मानूंगी लेकिन जैसे हम रस्क टाइप आपने भी देखा होगा क्रॉसन जो मिलते हैं तो उसमें भी जिद्दत आती जा रही है। टाइम के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं। पेस्ट्री जो है वो आज देखें अगर हम तो पेस्ट्री के नित नए अंदाज निकल गए हैं जिसमें हम आइस केक वाली पेस्ट्रीज भी आती हैं, क्रॉसॉन्स आते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मुख्तार से मैं जो अच्छी चीज है ना वो ये है कि टेबल के ऊपर जब उसको हम डेकोरेट करके लगाते हैं तो उसकी वो एक अलग ही जीनत बन जाती है। और चाय के साथ उसका अगर इस्तेमाल करें, शाम में अगर आप चाय पी रहे हो और चाय के साथ अगर मफिन्स हो जाएं या पेस्ट्रीज हो जाएं तो क्या ही बात है। अच्छा, पहले जमाने में हम देखते थे कि बड़ा रिवाज भी था कि जब कोई मेहमान आता था तो पेस्ट्रीज जो है ना वो जरूरी होती ऐसे ही है। अब उसमें फिर क्रीम रोल्स आ गए और आते आते इतनी जिद्दत हो गई है कि अब जो है हम देखते हैं कि जी केक के साथ साथ पिज्जे का रिवाज भी ना बड़ा ज्यादा कॉमन होते जा रहा है। लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल हम बात कर रहे थे कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए, जंक फूड्स आप नहीं कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। और भाई सेहत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो चाय भी अगर आप पी रहे हैं ना, जहाँ हम कल बड़ी हमारी बातचीत हो रही थी कि जी कॉफी पी जाए या चाय पी जाए, तो ऐसे में भाई चाय वाले जो शौकीन है उनको भी मैं कहूंगा कि
चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। और अब तो मेरे ख्याल से जो कहवा वाला दौर आ गया है, सर्दियों का दौर है, तो कहवे के साथ अगर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो क्या ही बात हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल, अब जब हम छोटे हुआ करते थे ना मुख्तार, तब गुड़ का इस्तेमाल अम्मी वगैरह जो वो ज्यादा करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों, मैं खुद भी अम्मी हूं, पर पता नहीं क्यों गुड़ का इस्तेमाल खत्म हो गया हमारी लाइफ से, जबकि बहुत हेल्दी चीज है, सर्दियों में होनी चाहिए हमारे घर में आम खानों में। तो क्यों नहीं आज के दौर में, क्यों नहीं लोग इस तरह की चीजें यूज करते हैं? ब्राउन शुगर आ गई है, व्हाइट शुगर का दौर खत्म हो गया, लेकिन वो ब्राउन शुगर भी हम देख रहे हैं कि लोग अक्सर जो है ना, फ्रॉड वाला जमाना बहुत ज्यादा है, तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे लोगों के लिए आसानियां हो रही है या कीमतों का जो तयन है वो बड़ा मुख्तलिफ नजर आता है। जब गुड़ ऐसे सीजन में महंगा है तो लोगों ने व्हाइट शुगर को ही ना वो कलर करके ब्राउन शुगर करके बेचनी शुरू कर दी। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई थी गुज़िश्ता 2 साल पहले, जिसमें हमने ये देखा था कि जी गुड़ का जो मजा है ना वो गुड़ में ही है, और वो असली गुड़ में ही। आप ब्राउन शुगर बोल रहे हैं उसको या ब्राउन ब्रेड बोल रहे हैं, तो एक बड़ी कंपनी का मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक ऐसी कंपनी में भी क्लेम हुआ था गुज़िश्ता 3 साल पहले कि जिसने ब्राउन ब्रेड के नाम पे वही व्हाइट ब्रेड को जो है वो कलर करके बेचना शुरू कर दिया था। तो ये एक बड़ी, हम कहें ना कि फ्रॉड भी होता है। अब अगर आपने खास करके अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो आपने ब्रांड का चुनाव भी बड़े अच्छे से करना है कि वाकई क्या ऐसा होता है, क्या ये ऐसा ब्रांड है जिसके जरिए आपको ऐसा लगे कि वाकई में आप और उसकी निशानदेही फिर हम किस तरह से करें कि अगर कोई चीज इस तरह से हमारे सामने आ रही है जो कि उसका नेमो बदल जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि कलर्स ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ऑर्गेनिक, वो उस चीज को हम किस तरह से निशानदेही करें ताकि लोग बच सके ना उस फ्रॉड से। अब उसके लिए जरूरी ये है कि देखें, खवातीन तो घर में होती हैं और कोशिश ये करनी चाहिए, मेरी तरफ इशारा करके कि मैं कहाँ घर में होती हूँ, खवातीन घर पे होती है, मैंने ये कहा, जो खवातीन घर पर होती हैं उनके लिए जरूरी है कि वो वाकई में घर में जो है वो ब्राउन ब्रेड से कुछ तैयार कर ले। वो चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से ओट से कुछ अच्छा तैयार कर सकते हैं ताकि आपकी डाइट भी कंट्रोल रहे। कल भी हमने बड़ी बात की थी एक्सरसाइज के हवाले से, चाय और ये खाना पीना हमारा चलता रहेगा। स्टोरीज की जानिब बढ़ेंगे। सबसे अहम पेशरफ्त गिलगित बल्तिस्तान और गवादर के हवाले से है, जहाँ पे हम देख रहे हैं, आपने देखा कि गर्मियों के मौसम में जहाँ पे बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। और फिर उसके बाद एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। आज़ाद कश्मीर की बात कर ले तो वहाँ पे भी हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरा किया गया आवाम के बुनियादी हुकूक के लिए, जहां बिजली की फराहमी को आम करने के लिए बड़ा एहतजाज हुआ। और इसी हवाले से आपको पता है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जो है वो एक इजलास हुआ है, जहां पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश जो मसाइल है ना उनको खत्म करने के लिए एक जामे मंसूबा फौरी तौर पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई और ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि तमाम बुनियादी सहूलियात के लिए, चाहे बिजली के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, गैस के हवाले से हो, क्योंकि गैस का फुकदान अभी भी हमें कराची शहर में नजर आता है, जहां पे गुज़िश्ता रोज एक बड़ा एलामिया जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक जो है ना वो रहेगा। अब जो लोग 10 बजे जाते हैं अपने ऑफिस, तो क्या वो सुबह 8 बजे उठ के नाश्ता करेंगे? यार थोड़ा सा तो मैं कहूंगा कि सही साधन गैस वालों को चाहिए कि थोड़ा सा टाइमिंग्स तो देखें ना, अब कितनी अजीब रखी है। और दिन में फिर गैस नहीं होगी और फिर शाम में गैस है, तो भाई कोशिश एक की जाए। बाकी दूसरे जो सिलेंडर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए तो मैं कहूँगा बड़ा एहतियात करें। सर्दियों का मौसम है और ऐसे मौसम में अगर आप सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं या गैस का कहीं से खराज हो जाता है तो ऐसे में बहुत जो कंडीशन है वर्स्ट हो सकती है, तो बड़ा एहतियाती मुजाहरा और उसके लिए आपको एहतियाती तदाबीर साथ साथ जो है ना वो अपनानी चाहिए ताकि किसी भी हादसे से या किसी भी नुकसान से जो है ना फौरन बचा जा सके। लेकिन जो इक़दाम अभी किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, इसके लिए हम भी बड़े मशकूर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के कि डेफिनेटली दे रहा है मगर दुरुस्त है, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। तो इस तरह के इक़दाम अब होते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं वहीं दूसरी जानिब डेफिनेटली कि जब इस तरीके के इक़दाम होते हैं तो आवाम का जो वोट बैंक होता है ना वो भी उसी हुकूमत की जानिब होता है। तो अगर अच्छे इक़दाम करेगी हुकूमत तो डेफिनेटली जो वोट बैंक आने वाले वक्तों में भी होगा तो वो भी उन्हीं का ही होगा। ज़ाहिर बहुत सारी बातचीत ऐसी हो रही होती है कि जी निज़ाम में ख़राबी है, सिस्टम के साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि कभी कभी जो है वो लोग, आवाम जो होती है, आवाम का अपना भी एक रद्द-ए-अमल होता है। तो क्या समझती हैं किस तरीके से डेफिनेटली हम देखते हैं कि जब ये सारे मामला सामने आते हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंसूबे बनाए जा रहे होते हैं लेकिन पाए तकमील पर नहीं पहुंच रहे होते, तो वहाँ पे आवाम का रद्द-ए-अमल तो सामने आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि देखें ये चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं ना मुख्तार। ये रोजमर्रा या बुनियादी सहूलियात जैसे हमारे पास बिजली, गैस, पानी, सड़कें हो गई, सेहत का शोबा आप ले लें, अस्पताल ले लें, बच्चों के
स्कूल ले लें, तो ये चीजें ऐसी हैं जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अब बहुत सारे सिलसिले हम देख रहे हैं, आगे अगर चले तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। शहर कराची की बात कर लें या अगर हम पूरे सूबा सिंध की बात कर लें तो मुख्तलिफ मंसूबे बनाने के लिए ऐलानात किए गए हैं, इफ्तिताही तकरीबात का इनेकाद किया गया, लेकिन अब तक वो मंसूबे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब यहाँ पे ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो ये आ जाता है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी के मंसूबों की तारीफ करें तो इसका मतलब शायद हम उसकी क़यादत या हम उसकी जमात की तारीफ करें। तो सियासत से बालातर होकर आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हम पंजाब की बात करें तो मरियम नवाज जो है वो बड़ा अच्छे इक़दाम करती हुई नज़र आ रही है, वज़ीर आला है पंजाब की। लेकिन इसी तरीके से हम देखें कि दूसरी जानिब कि सिंध की हुकूमत की बात करें तो वहाँ पे भी काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, यही सिलसिला मैं आपको यहाँ पे काट इसलिए करूंगी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया और ब्रेक लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, मुख्तार की बातें भी हम सुनेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, मेट्रो लाइट के स्टूडियो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मुख्तार की भी बातें इस वक्त जारी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शहर कराची में जो ई चालान, मुख्तार आपको पता है कि जहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना आवाम को इस हवाले से पेश आ रहा है कि जिसके पास 15,000 की मोटरसाइकिल है वो 11,000 का चालान कैसे भरेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या करेगा वो बेचारा। कराची की अगर बात करें तो हम यही देख रहे हैं कि शहर कराची में ई चलान है, जगह जगह कैमरे नस्ब किए गए। बहुत अच्छा इक़दाम किया है सिंध हुकूमत ने, और इसके लिए मैं ये भी कहूँगा कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि गुज़िश्ता 6 या 7 दिन पहले मैंने एक चीज़ नोट की। हम शहर कराची में रात के औकात में भी जो है वो मैं ड्राइव करते हुए जा रहा था और हम डिफेंस की साइड पे थे और वहाँ पे हमने यही देखा कि जी सिग्नल पे, वरना आज से अगर मैं 6 महीने पहले की प्रैक्टिस बताऊँ तो वहाँ पे होता था कि सिग्नल पे रेड लाइट ऑन है, लोग चले जाते थे, लोग सिग्नल तोड़ते थे। लेकिन अब अगर एक बाइक वाला भी रुका हुआ है ना तो आप देखिए कि तमाम गाड़ियां रुक जाती हैं। उनको ये थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी तो देखें ना, जिसके मतलब बहुत मैंने जो शिकायतें सुनी ना लोगों से वो यही थी कि भाई हम इतनी आमदन तो है नहीं हमारी, तो हम 11,000 का चालान कैसे भरें, एक दिन में 4-4 चालान, 3-3 चालान। तो आप मुझे बताओ, जिस इंसान की ज़ाहिर बहुत ही मुतवासित तबका है जिसकी सैलरी बहुत मुनासिब सी होती है, तो वो क्या महीने के 4-4, 5-5 चालान अगर भरेगा तो क्या बचेगा उसके पास। एग्जैक्टली। असेंबली फ्लोर पे भी जो है ना बड़ी इसके लिए करारदातें पेश की गई हैं, बड़ी बात की गई है इस हवाले से कि खास करके जो है वो डेफिनेटली सिर्फ चालान की बात नहीं, चालान के साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कैमरे नस्ब किए गए, क्या जो चोर डकैती की वारदातें होती हैं, गाड़ियाँ छीन ली जाती हैं या लोगों से स्ट्रीट क्राइम के चक्कर में रोड से हमने देखा कि अक्सर बेशतर जो है वो गाड़ी से लोगों के पर्स, वॉलेट और उनकी मोबाइल फोन एक्सेसरीज लेके चले जाते हैं। तो क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती? जब एक गाड़ी की नंबर प्लेट की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है तो इस तरीके से तो फिर क्राइम रेट भी कम होना चाहिए। गुज़िश्ता जो महीना गुजरा है उसके हवाले से अगर मैं बताऊं कि शहर कायद में नवंबर के महीने में जो वारदातें हुई हैं उसके हवाले से आदादो शुमार भी सामने आ गए हैं, जिसमें CPLC ने आदादो शुमार जारी किए हैं। 39 अफराद कत्ल किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 160 कारों से शहरियों को महरूम किया गया। 19 कारें असले के जोर पर छीनी गई हैं, जबकि 141 कारें चोरी हुई और शहरियों को मजबूरी तौर पर 3,143 मोटरसाइकिलों से भी महरूम कर दिया गया है। वहीं भत्ताखोरी के 15 वाकयात भी रिपोर्ट हुए। तो ये तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है। अच्छा इकदाम है, लेकिन ज़रूरत यह है कि अगर इस प्रोसेस को और ज़्यादा बारीक बीनी से देखा जाए, या अगर हम देखें कि अगर इसके लिए यहीं पे एक बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ मुख्तार, कि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज साउथ पुलिस ने जो है वो इसी तरह से एक मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार किया। जो फेशियल रिकग्नाइजेशन जो है हमारे पास ई चालान में, उसी की मदद से जो है उसके चेहरे की शनाख्त करके उस मुलजिम को जो है वो साउथ पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह दीगर जो अजाइम हो रहे हैं कराची में, मोबाइल छीनने के, मोटरसाइकिल छीनने के, तो इसी हवाले से थोड़ी बहुत मदद हमें इस तरह से भी हासिल हो सकती है। अच्छा, दूसरी एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि आज से तकरीबन 8 साल पहले किसी शख्स की मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने जो करीबी थाने में FIR भी दर्ज करवाई। फिर उसके बाद वो ज़ाहिरी डेफिनेटली 1 साल तक जो है वो सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये नज़र आई कि
उसके बाद 1 साल गुजरने के बाद भी वो बेचारा थाने के चक्कर लगाता चला गया, फिर उसको ऐसा एहसास हुआ कि शायद मेरी बाइक अब मिलेगी नहीं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हब रोड से आते हुए एक बाइक का चालान होता है, और वो चालान जो है जब वो उस शख्स के घर पे वो चालान आता है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि जनाब ये चालान तो आ गया, बाइक तो मेरे पास तो है ही नहीं। लेकिन एक अच्छी काविश है। उसके बाद जो है वो 7 साल बाद वो बाइक रिकवर की गई है, और उसके बाद असली मालिक जो है उसको दे दी गई है। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे नजर आई, रिक्शा चिंची के लिए भी हमने देखा कि 26 सड़कों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। लेकिन इससे डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि मुतवस्सित तबका जो कि बड़ा गरीब तबका है, अगर हम उसकी बात करें तो डेफिनेटली उसको बड़ी परेशानी होगी। लेकिन किसी हादसे से बचना या किसी हादसे का शिकार होना, उससे बहुत बेहतर है कि हम थोड़े से ज्यादा पैसे देके अपने ट्रैवल को जो है वो अच्छे तरीके से गुजार लें। और अब तो बड़ी बड़ी ईवी बसेस भी हमने देखा कि आनी शुरू हो गई शहर कराची में, तो ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम है। वहीं गुज़िश्ता रोज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी शर्जील इनाम मेमन साहब की, जिन्होंने हैदराबाद, सखर, ईद खास के हवाले से भी बड़ी जो है खुशखबरियां सुना दी हैं तो शहर कराची में। लेकिन देखिए एक शिकवा ये बनता है कि आप ईवी बसें ला रहे हैं, लेकिन शहर के जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरह के इतनी काबिल नहीं है कि हम उन पे पैदल ही चल सके। तो ईवी बसेस या मेट्रो बस क्या कर लेगी, आप मुझे बताएं। जब हमारे पास सड़क ही ठीक ना हो चलने के लिए, तो मैं ये गुजारिश करूंगी हमारे जो हुकूमत सिंध से कि भाई अल्लाह के वास्ते सड़कें जो है वो चलने के काबिल बना दें, तो ईवी बसें भी वो चलेंगी ना जब हम चल सके रोड पर। जब पैदल ही नहीं चल सकेंगे तो गाड़ी या बस क्या कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और डेफिनेटली ये स्टोरीज के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जब से 2 साल से हुकूमत हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि अब अगर बात करें तो CFD भी हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक अलग हमने देखा है कि रवैया सामने आ रहा है। इंटरनेशनल बुनियादों पे अगर देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आना शुरू कर चुके हैं। गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा कि ख़ास करके ईरान और उसके साथ साथ हमने देखा कि तुर्की जो है वो उसके ताल्लुकात बड़े बेटर हुए हमारे साथ, उनकी सरमायाकारी के मामला भी बड़े अच्छे हुए। यही इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंडोनेशिया का बड़ा एक अच्छा रुझान सामने आया है। इंडोनेशिया से हम बताएं तो पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इंडोनेशिया के सदर जो है वो सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। पुरतकल्लुफ़ अशाए का जो एहतमाम किया गया, ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। इसके साथ हमने देखा कि बड़ा खूबसूरती से इस्लामाबाद को सजाया गया। अच्छा, ये सजा धजा तो वैसे भी पूरा साल ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी इस तरीके के मामला जब हम देखते हैं तो अब ये जो मनाजिर है ना वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये गुज़िश्ता रोज के मनाजिर हैं जब एक बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और खास करके हमने देखा कि पूरी हुकूमत का जो वफ्द है वो यहाँ मौजूद था। उसके साथ साथ इंडोनेशिया का जो पूरा वफ्द अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी सरमायाकारी के हवाले से कि दिफा, सेहत, IT, तालीम, मौसमियात और सकाफत पर भी जो है ना वो बातचीत होगी इस दौरे के दौरान, जब दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद जो है वो याददाश्त नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़ाहिर आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी, जिसके बाद वो 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंच गए। मुख्तलिफ हमारे जो शोबे हैं उसमें दस्तखत किए जाएंगे। ज़ाहिर है एक अच्छा कदम है, और हम चाहते हैं कि इस तरह से जो दूसरे मुल्कों की जो सरमायाकारी वो हमारे मुल्क में आए, ताकि तरक्की की राह पर हमारा मुल्क जो है वो गामजन रहे और हमारा मुल्क इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ता रहे। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से अगर सरमायाकारी और इसके साथ साथ जो दीगर हमारे पास हम देखें जो ख़ास करके जो हमने इदारे देखे जिसमें हमने देखा कि ये तिजारत के हवाले से सेहत का शोबा देख लिया, हमने तालीम का शोबा देख लिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इस तरह की सरमायाकारी होगी, या पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है तो इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए जो है ना बड़ी बेहतरी आ रही है। तो ये जो अच्छी खबरें आ रही हैं, जो हमने अभी गुज़िश्ता अदवार में ये भी बात सुनी कि जी पाकिस्तान जो है वो अब उड़ता हुआ दिखाई देगा, या अब उड़ान जो है वो और ऊंची होगी, तो ये बड़ा हम देख रहे हैं कि जी इससे बड़ा एक फ़ायदा होगा पूरे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के फ़ायदे का मतलब यह है कि आम आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। ऐसे में अब चाहे सेहत के शोबे के मामला देख लें, तालीम के शोबे के मामला देख लें, तो एक अच्छा दौरा है। और इस दौरे की मुनासिबत से हम भी ये कहेंगे कि आने वाले वक्तों में इंटरनेशनल लेवल की और भी दौरे जो है ना, बहुत सारी नई चीज़ें हम उम्मीद कर रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम आगे
बढ़ेंगे। जाहिर है बहुत अच्छी बात है कि हमारा मुल्क इस तरह से आगे बढ़ रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अब दूसरी जानिब जिस तरीके से हमने कहा कि सेहत के शोबे की बात की, तालीम के हवाले से बात की, तो तालीम के हवाले से ना एक बड़ी बैड सी न्यूज़ भारत से सामने आई है। अफसोस भी हो रहा था जब हमने इस न्यूज़ को, इस स्टोरी को देखा, और डेफिनेटली हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बड़े पढ़ाकू होते हैं, उनका पढ़ने में रुझान बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ने में रुझान नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो रिजल्ट के लिए बड़े जो हम कहें कि फिक्रमंद नजर आते हैं। ऐसे में भारत की एक स्टोरी है, भारत की जो भारतीय रियासत है उत्तर प्रदेश के एक तालिब इल्म ने इम्तिहानात के दौरान ना पढ़ने की वजह से मुबैना तौर पर माँ की डांट से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। दिस इज वेरी बैड कि खुदकुशी का बच्चों को तो नहीं पता होता कि कितने लाड़ और प्यार से बच्चों को पाला जाता है, और फिर अगर उन पर सख्ती की जाए तो इस तरह का जब कोई नतीजा आता है तो दिस इज वेरी बैड। और ये न्यूज़ सुन के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, यहाँ पे लैकिंग किस चीज़ की है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चे ने इम्तिहान की तैयारी नहीं की, तो अब ये सवाल बनता है कि इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं की, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ये दौर है, बच्चे स्क्रॉलिंग में लगे हुए हैं। तो ये एक फैक्टर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर है। और आज भी हम अच्छा, यहाँ मुझे ना मुख्तार थोड़ी सी जो लगती है ना कमी, वो पेरेंट्स की लगती है, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में बच्चों को जब गैजेट्स पकड़ा दिए जाएंगे ना हाथों में, तो पढ़ाई पे फिर वो क्या ध्यान देंगे, आप खुद बताएं ना। 3 साल के बच्चे के हाथ में जब टैबलेट होगा, आईपैड होगा, फोन्स होंगे, तो फिर वो क्या पढ़ाई पे ध्यान देंगे। लेकिन देखिए ज़रूरी यही है ना कि आपको आईटी के दौर में, आपको इस डिजिटल दौर में भी आगे बढ़ना है। लेकिन बस अफसोसनाक खबर जो अभी हमने शामिल की खुदकुशी के हवाले से, इसमें यही है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे थोड़ा सा एतमाद ज़्यादा कर लें, और बच्चों को भी चाहिए प्रेशराइज भी थोड़ा कम करें ना बच्चों को, ये भी तो है ना। टीचर्स हो गए, स्कूल में पेरेंट्स हो गए, थोड़ा प्रेशराइज भी कम करें, क्योंकि ज़ाहिर छोटी उम्र में अगर बच्चा खेल कूद के साथ पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलेगा तो ये उसके जहनी सेहत के लिए भी जो है वो अच्छा रहेगा। तो प्रेशराइज ना किया करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि अब भी जो बच्चे हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, गैजेट्स उनके हाथों में होते हैं। या हम दूसरी देखें तो अगर इम्तिहानात का टाइम भी है, या अगर उनके हम कहें कि एजुकेशन का अगर वो टाइम पीरियड है, तो बच्चों में ना हमने एक चीज देखी कि टाइम टेबल भी जो है ना मैनेज नहीं कर रहे। ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है। रातों में लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। आप किसी भी बच्चे का गैजेट उठाएं, और उठाने के बाद, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि गैजेट के अंदर टाइम आ जाता है कि आपने कितना टाइम सोशल मीडिया पे इस्तेमाल किया। तो बच्चों का अभी तक जो हमने टाइम देखा है, तो तकरीबन बच्चों में 18 से 22 घंटे का टाइम ऐसा आया 24 घंटे में से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई कि वो इंटेलिजेंट बन जाएंगे या उनकी जहनी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें तो ये है कि भाई उनका सबसे ज्यादा जो है ना जो नुकसान है वो ये है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। नींद पूरी नहीं होगी तो जिसकी वजह से उनका दिल ही नहीं लगेगा पढ़ने में, या उनका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो ऐसे में इस सिचुएशन पे वालिदैन को और बच्चों को खुद भी कंट्रोल करना चाहिए कि अगर वक्त, वो कहते हैं ना कि वक्त पे हर चीज अच्छी लगती है, तो वक्त का तायुन करें। और अगर 6 घंटे आपने बनाए हैं सोने और के, मेरा ख्याल है कि बच्चों को मोबाइल की जगह अगर आप सेहतमंद सरगर्मियों में जो है वो कर दें ना, फोन की जगह आप उनकी छोटी सी कोई एक्टिविटी बना दें, क्रिकेट हो गया, बॉक्सिंग हो गई, या इस तरह की और भी चीजें हैं जो कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं, जहनी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। बच्चे तंदुरुस्त भी रहेंगे और फोन से भी दूर रहेंगे, ताकि जो है वो उनका जब वो खेल कूद से थक जाएंगे तो फिर उनका ध्यान पढ़ाई पे आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसी हवाले से जो ना एक हमारे पास पैकेज भी मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि वो पैकेज ज़रूर दिखाएं ताकि उससे सबको सीखने को कुछ मिले। तो मुलाहिज़ा फरमाइएगा पैकेज। तो ये है हमारे आज के बच्चे, ना खेल कूद का शौक, ना ही किताबों का शौक, बस हर वक्त हाथ में मोबाइल, नजरें स्क्रीन पर। ना नाश्ता जरूरी लगता है, ना नींद, पढ़ाई हो या दादी की बातें, सब कुछ पीछे रह गया है, आगे है तो बस मोबाइल। आजकल वालिदैन की मसरूफियात या लापरवाही बच्चों को दे रही है वो आज़ादी जो उम्र के तकाजों से बहुत आगे है, और इसी आज़ादी का नतीजा है बच्चों के रवैयों पर बुरे असरात डाल रहे हैं। वालिदैन बच्चों को चुप कराने का सबसे आसान तरीका समझते हैं मोबाइल फोन। ना जिद करेंगे ना शोर, बस फोन पकड़ाओ, लेकिन यही आरामदेह हल कल बन सकता है बड़ी मुसीबत। कम उम्र बच्चों को आजकल वालिदैन मोबाइल दे देते हैं जब भी बच्चे रोते हैं या चिड़चिड़ापन करते हैं या रात को नहीं सोते हैं, या वालिदैन जब अपने काम में मसरूफ़ होते हैं तो वो बच्चों को मोबाइल से एंड्रॉयड में
यूट्यूब्स वगैरह कार्टून वगैरह लगा के रख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नज़रों पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है। मोबाइल की रोशनी ब्राइटनेस बड़ी हुई होती है, बच्चे उसको बहुत करीब की निगाहों से देख रहे होते हैं, नज़र मोबाइल करीब ला के देख रहे होते हैं, इससे आँखें उनकी बेशक कमज़ोर हो सकती हैं। तो हम ये कि बच्चों में जो कैफियत पाई जा रही है आजकल, वो एक उनमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है जब उनसे मोबाइल ले लिया जाता है। जब उनको मोबाइल नहीं दिया जाता तो वो उस ज़िद में आते हैं कि उन्हें मोबाइल चाहिए, वो यूट्यूब में देखें या कार्टून्स वगैरह देखें। फ़ोन है या कंप्यूटर है, इट ऑब्जर्व्स द कमांड, उसने टिक किया और उसका कमांड पूरा हो गया। और लेकिन अगर माँ बाप उनको टोकने की कोशिश करते हैं तो फिर वो गुस्से में आ जाते हैं। मेरे नेव्यू खुद ही हैड प्रॉब्लम्स इन द स्कूल। उन्होंने कहा कि स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इनकी और चिड़चिड़ा हो गया है, तो मैंने कहा इसका स्क्रीन टाइम ख़त्म करो। एंड आफ्टर 1 वीक इट वाज ओके, बिकॉज वो चिड़चिड़ापन इज बिकॉज के उनकी कमांड नहीं सुनी जाती। पाकिस्तान में 70% बच्चे रोजाना 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो इनकी जहनी सेहत, नींद, आंखों और सीखने की सलाहियत को मुतासिर कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि वालिदैन खुद भी होश के नाखुन लें, क्योंकि अगर मोबाइल से बचपन छीन लिया गया तो बच्चे जो है वो स्क्रीन पर जिंदा रहेंगे, हकीकत की दुनिया में नहीं। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ महानूर अब्दुल कुद्दूस, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बिल्कुल जी, देखा आपने किस तरीके से बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अब नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से फ़रा हम ये देख रहे थे कि बच्चों का 4 घंटे का उन्होंने इस्तेमाल बताया। आज के दौर में 8 साल का बच्चा अगर कोई है, आप उससे पूछे, अगर आज से 5 साल पहले जाएं तो बच्चा कहता था मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है या मुझे कुछ अच्छा करना है। लेकिन आज के दौर में अगर आप पूछते हैं तो वो कहता है मुझे व्लॉगर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे टिकटॉकर बनना है। तो ये हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है बड़ी मुख्तलिफ कर ली है, इसको चेंज करना होगा। और एक और चीज़ बड़ी जो है ना, मैं अगर बोलूँ कि बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्चे जो है ना, वो जो व्लॉगर्स जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें भी जो अगर हम देखें कैटेगरीज हैं, कुछ व्लॉगर्स जो है ना वो अपना डॉलर्स, पैसे और ये सारी चीजें दिखाते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि देखें यूट्यूब शॉर्ट्स आजकल कितना चल गया है। एग्जैक्टली। यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत आसान तरीका और बहुत कम वक्त में जो है ना वो एक शॉर्ट बनाए आप और यूट्यूब पे अपलोड कर दें, उसके बाद आपके जो है ना वो इनकम होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो है बेचारे परेशान हो रहे होते हैं। उसमें यही है कि बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये कि बच्चों को ये लगता है कि हमने यूट्यूब चैनल बना लेना है और पैसे कमाने शुरू कर देना है। तो ये इसके लिए बड़ी एक हार्ड वर्किंग, आपका कंटेंट जो है स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेहत की बात अगर यहाँ हो रही है तो मैसेज में यही देना चाहूंगी कि कोशिश करें कि अपने बच्चों से जो है ना ये गैजेट्स वाली जो चीजें हैं ना वो आप दूर ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि ये दोनों जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बात सेहत की करें तो मुख्तार, आपको पता है स्टोरी है कराची के हवाले से, जहाँ पे सर्दियों की आमद है, लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मौसम बड़ा खराब है। अच्छा, मौसम सर्दी आ गई लेकिन मौसम खराब होने की वजह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आलूदगी ज्यादा है। आलूदगी की वजह से इन्फेक्शंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सुबह में जब उठ रहे हैं ना तो उनको सांस लेने में भी इशू हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए जिस घर के अंदर हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि रात की तारीकी में वालिदैन जो है ना अपने बच्चों को या तो वो विक्स लगा रहे होंगे या तो वो गर्म पानी में विक्स डाल के दे रहे होंगे या तो वो नेबुलाइज करवा रहे होंगे, नेबुलाइज कराते हैं या गर्म पानी की जो हम कहते हैं कि भाप लेते हैं या अजवाइन का इस तरह का कहवा बना के उनको दे देते हैं। लेकिन ये सब चीजें भी ठीक है, एहतियाती तदाबीर के तौर पे आप कर सकते हैं, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब जो रिपोर्ट आई है आज की, डायरेक्टर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वेस्कुलर डिजीज डॉक्टर जावेद अकबर सियाल ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया है मीडिया को कि सर्दियों के आगाज से सरकारी और निजी अस्पतालों में दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों का लोड बढ़ गया है। और डेफिनेटली डॉक्टर जो जावेद अकबर सियाल हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दिल के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। 30 से 40% ज्यादा इजाफा हो गया है। सर्द मौसम दिल के मरीजों के लिए खतरनाक है और उन्होंने ये भी कहा कि सर्द मौसम में खून की नालियां सिकुड़ने से दिल पर दबाव बढ़ जाता है। सांस की बीमारियां दिल पर शदीद असर डालती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। जो लोग हैं वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि सिर्फ इलाज ही नहीं, इलाज के साथ साथ जो जिनकी हम बोले कि मुदाफ़ियत अगर कम है तो डेफिनेटली फिर उनकी डेथ भी वाक़ई हो जाती है। ना और इसी हवाले से आपको पता है डॉक्टर ने जो है वो एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं कि भाई अपने आप को आप सर्दी से बचाएं। कोशिश करें कि सर्दियों में खुद को ढांप
के रखें और Exactly. गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपको सर्दी ना लगे, और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखें ताकि ये भी बहुत ज़्यादा निहायत ज़रूरी है। नज़ला हो गया, ज़ुकाम, खांसी, बुखार Exactly. जैसी बीमारियों से भी खुद को महफूज रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, सर्दियों का मौसम है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, हम देखते हैं कि कराची में लड़के हो गए, लड़कियों के बड़े शेर बने हुए होते हैं कि भाई सर्दियाँ तो यहाँ कम ही होती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अब जो सर्दियों का डबल बिल्कुल ऐसा ही है। और सर्दियों का सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ सर्दी जो है ना वो महसूस कम की जा रही है, लेकिन वो हड्डियों में जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट कर रही होती है, आपकी जिस्म के अंदर, ऊपर महसूस नहीं हो रही होती। इसके बारे में मेरे ख्याल से एक पैकेज भी है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं नाज़रीन। पहले वो पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। मौसम बदलना एक कुदरती अमल है जो कि सेहत को मुतासर किए बगैर भी बदल जाया करता था, लेकिन अब ये मौसम बदलना इंसान से पूरा खराज वसूल करता है। सर्दियों की आमद से पहले फिजा में धुंध का होना एक कुदरती अमल है जिससे फिजा में गर्माइश होती है और अचानक सर्दी बढ़ने से बैक वक्त सर्द और गर्म फिजा के मिलने से धुंध सी हो जाती है। खुले मैदानी इलाकों में इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। जहाँ सब्जा ज्यादा हो तो मुकम्मल सूरज निकलने तक धुंध अपनी जगह नहीं छोड़ती। ये अमल 1-2 दिन तक नहीं बल्कि कुछ माह तक जारी रहता है। धुंध एक कुदरती अमल है जिसको रोका नहीं जा सकता और ना ही इंसान इससे बीमार पड़ता है, लेकिन इसी फिजा में धुएं की मिलावट इसे इंतहाई आलूदा कर देती है जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है और ट्रैफिक हादसा भी जन्म लेते हैं। इस फिजाई आलूदगी से इंसान के हलक और नाक में एलर्जी हो जाती है, सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा होती है और सर चकराने जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने PM 2.5 के लिए सालाना ओएस हद 5 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर तजवीज की है और पाकिस्तान दुनिया भर के आलूदा तरीन मुमालिक में तीसरे नंबर पर आता है। इस आलूदगी में गैर मामूली इजाफा 2016 से देखा गया है। इसका मतलब पाकिस्तान में बढ़ती हुई आलूदगी तेज रफ्तार शहरी और सनती तौसी का माहौलियाती नतीजा है जो मुनासिब माहौलियाती रेगुलेशन और जदीद ईंधन के मयार को अपनाए बगैर हासिल की गई है। पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर लाहौर, दूसरे नंबर पर फैसलाबाद और तीसरे नंबर पर कराची शुमार होता है। चलिए जी, ये तो बड़ा एक मौमा सामने आया जिसमें अब हम देखते हैं कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या बुखार या सीने में अगर आपके दर्द है ना तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो नाइट। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में हम सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन जहाँ सेहत की बात आती है वहाँ खेल कूद की बात आनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि गैजेट से निकल के हमें मैदानों में आना होगा और मैदानों में आके छक्के छुड़ाने होंगे, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही अब जो हम देख रहे हैं कि नेशनल जो गेम्स अब पाकिस्तान में हो रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल गेम्स की बात करें तो पाकिस्तान में सूबा सिंध में ये होस्ट किया जा रहा है। बड़ा अच्छा ये इवेंट जो है वो किया जा रहा है जिसमें स्विमिंग से लेके मुख्तलिफ हम देख रहे हैं और कि पूरे जी पाकिस्तान से 11,000 खिलाड़ी जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। जाहिर है बहुत बड़े लेवल पे और एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियां जो ना वो हमारे माशरे के लिए मुख्तार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होती रहनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत लाजमी है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि कराची में जो 35वें नेशनल गेम्स जो इस वक्त हो रही हैं वहाँ पे जैवलिन थ्रो के मुकाबले में जो है वो अरशद नदीम 81.81 मीटर थ्रो के साथ पहले नंबर पर आ गए एक बार फिर से। अच्छा, फिर से छा गए हैं। वो हाँ कहते जी। हैं आ गया है, छा गया है, ठा करके। तो ये वही वाली बात है। कौमी एथलीट जो है ना, ये हमारे अरशद नदीम साहब जो है, हमारी तरफ से उनको हम वेलकम भी करेंगे, कांग्रेचुलेशन भी करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेटली मुल्क का नाम आपने बुलंद तो किया। आप पाकिस्तान में भी आकर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हुए दोबारा से पाकिस्तान का नाम रोशन करें तो ये तो बड़ी अच्छी खास बात है। लेकिन इस अच्छा जैवलिन थ्रू से बात याद आई कि बच्चे हम देख रहे हैं कि अभी भी इंटरेस्ट जो है ना बच्चों का वो क्रिकेट और फुटबॉल की तरफ तो है, लेकिन ये जैवलिन थ्रू या स्विमिंग की तरफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो ये 35वीं इंटरनेशनल जो हमने देखा कि गेम्स का जो इनेकाद किया गया है, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई है भाई। पाकिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबों की बात करें तो इस्लामाबाद हो गया है, कराची है, इसके साथ साथ अगर हम बोले पंजाब की बात कर लें, हम KPK की बात कर लें, बड़ी तादाद में 11,000 हम देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स आए हैं और मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में आकर उन्होंने पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दिया। और ये पूरा एक हफ्ते तक जो है समझ लें मिशन जारी रहेगा नेशनल गेम्स का। और बड़ा अच्छा एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है और वो पॉजिटिव मैसेज यही हमें नज़र आ रहा है
कि हमें अपने बच्चों को अब ग्राउंड्स में उतारना होगा ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। तालीम के मैदान में उतारना पड़ेगा, हमें उनको खेलों के मैदान में उतारना पड़ेगा, क्योंकि यही दो वाहिद चीजें जिससे आपकी हम कहें कि अगर आज़ा की बात करें तो दिमागी तौर पे, इसके तहत जिस्मानी तौर पे आप जो है वो नशो पाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट वगैरह में? स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल ऐसा है। और अच्छा अब जो है ना, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको पता है शुरू में क्रिकेट बड़ी ज्यादा फेमस थी, खेली जाती थी, तो हम क्रिकेट जो है ना वो थे। अब क्रिकेट के बाद थोड़ा सा फुटबॉल का भी हुआ, थोड़े से जब 18 की। अभी आपको टाइम मिलता है वैसे क्रिकेट खेलने? अब जो है ना से जिम के लिए थोड़ा सा टाइम मैं निकाल लेता हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, क्योंकि डेफिनेटली अब इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसको देखते हुए जो है ना जिम के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कल हम नाज़रीन को मोटिवेट कर रहे थे कि टाइम निकालें, जिम जाएं, और आज खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि मैं निकालता जरूर हूं, चाहे वो आधा घंटे से ज्यादा हो, लेकिन जरूर निकाला जाए, क्योंकि डेफिनेटली पूरा दिन जैसे आप हैं, हम लोग न्यूज से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये वाला प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हल्की फुल्के अंदाज में आपको तमाम न्यूज़ प्रोवाइड कर दें ताकि एक माहौल बना रहे। कोशिश यही होती है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हर न्यूज़ को आप तक पहुंचा दें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, अब ये जो गेम्स की बात आई है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सारी वीमेंस भी अब काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं मुख्तलिफ गेम्स में। तो आपने बचपन में कुछ खेला है, या वो होता है ना कि या तो तकारीर में हिस्सा ले लिया, स्टेज टैबलो कर लिए, इसके अलावा कुछ? मैंने जब स्कूल कॉलेज के टाइम में ना, तो मैं ये टैबलोज वगैरह, फुटबॉल का मुझे थोड़ा मतलब है, अच्छा लगता है, और मेरा फेवरेट फुटबॉलर जो है वो रोनाल्डो है, क्योंकि आपको पता है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो है क्रिकेट के बाद, या क्रिकेट से कह सकते हैं कि फुटबॉल, मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, बिल्कुल पूरी दुनिया में फुटबॉल सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है। उसके बाद हम देखें तो क्रिकेट की बात आती है, फिर उसके बाद वॉलीबॉल, फिर उसके बाद और भी स्पोर्ट्स हैं जो देखे जा रहे होते हैं। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि जी बड़ा एक और सिलसिला नज़र आया है शहरी कराची में। अगर बात करें तो टेनिस वाला पहले सिलसिला होता था, टेनिस खेला जाता था, अब वो टेनिस कोर्ट्स बनाए गए हैं जगह जगह, और वहाँ हम देख रहे हैं शहरी कराची के बच्चे जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है ना समझ लें कि खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि इनिशिएटिव अच्छा नज़र आ रहा है जगहों से कि भाई खेल की बात तो हो गई यहाँ पर। अब हम एक बहुत ज़बरदस्त और मुख्तार का फेवरेट टॉपिक जो है छेड़ने जा रहे हैं। अच्छा, मेरा फेवरेट जी, वो इसलिए कि मुख्तार की जो फेवरेट अदाकारा है ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो हम क्या माहिरा खान की माहिरा खान की बात कर रहे हैं? आप बताएं ना, क्या बताना चाह रहे थे? बात है भाई, माहिरा खान के हवाले से बड़ी चहमा गोइयां हुई थी, और अभी हमने देखा कि बड़ी क्लासिकल मूवी। मैंने इसलिए बोला कि भाई मुख्तार से इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि माहिरा खान मुख्तार की फेवरेट अच्छा, एक्ट्रेस जब कोई माहिरा खान का नाम लेता तो मैं कहता हूँ बस बोलते हैं वो जालिमा, तो बस वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, माहिरा खान बड़ी मारूफ अदाकारा हैं और पाकिस्तान का एक बहुत उभरता हुआ बड़ा सितारा या बड़ा नाम है। वहीं पर ही अभी रिसेंटली एक मूवी नीलोफर, जिसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया और एक नाबीना का किरदार अदा किया है, तो बड़ी ज़बरदस्त सी मूवी उनकी आ चुकी है। अच्छा, थोड़े मिले जुले से तासुरात भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत उनका ये किरदार अच्छा भी लगा है, और कुछ लोगों को मतलब उन्होंने कुछ खास पसंद नहीं आया। लोगों ने थोड़ी सी तनकीद भी की कि अब जो उनकी जो उम्र है उस हिसाब से जो है वो इस तरह के किरदार उन पे सूट नहीं करते हैं। अब मुख्तार उनके फैन है तो मैं कुछ अच्छा नहीं कहूंगी। अदाकार तो अदाकार होता है, उम्र की कोई कैद नहीं होती। अदाकार जो है अपनी अदाकारी से पहचाना जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन कवर अप करने के लिए मुख्तार यहाँ पे मैदान में जो है वो उतर गए। अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज है ना, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा, किसी ने एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा कि आप अपने माजी के बारे में क्या बताना चाहेंगी, या माजी आपको कैसा लगता है। अच्छा, हम ये देखते हैं फरा कि माजी के हवाले से अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं हमारी माजी में बड़े वाकयात हुए, या हमारे माजी में ऐसा हो गया, या हमारे साथ ऐसा हो गया, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो आज तक झेल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी की कोई पुरानी लव स्टोरी फेल हो गई, तो अब भाई आप नई लव स्टोरी शुरू कर दें, या आप नई जिंदगी में नई शुरुआत कर लें, या पुराने जो आपके जो किस्से हैं उनसे कुछ सीखें। आगे आने वाली जिंदगी के लिए कुछ आपने सीखना पड़ेगा। पुरानी गलती, हमेशा कहते हैं ना कि गलती से अपनी सीखना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में जो है ना आप उस गलती से दोबारा बच सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब इस पॉडकास्ट में पूछा गया माहिरा खान से कि आप अपने माजी के बारे में क्या चाहती हैं, या माजी में आपको अपना माजी कैसा लगता है, तो वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगर अपने माजी का बताऊं तो मैं चाहती हूं कि अपने माजी को दोबारा से जो ना गले से लपेट लूं। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है कि माजी से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाएँ, दोबारा लाने के बाद अपनी ज़िंदगी में एक नया एहसास पैदा करें और एक नई एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। तो वो जो ज़िंदगी में
हवाले से मैं यहाँ बात करूंगी, हमारे जेनजी के हवाले से। जो जेनजी है ना, जैसे जब मैं 90s की मेरी पैदाइश है, तो मैं जेनजी तो अपने आप को नहीं कह सकती ना, लेकिन हमारी जो जेनजी है ना, उनको इस चीज पे थोड़ा सा उबूर वो इस तरह से हासिल है कि जो उनकी जिंदगी में जो गलत चीजें होती भी हैं तो वो उसको बहुत जल्दी स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छी, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। आप उसको लेके ना बैठे रहें कि सालों साल आप अगर किसी चीज में फेल हो गए थे या आपके कोई एक्स ने आपको छोड़ दिया था, तो इस चीज को लेके नहीं बैठना है। एक और चीज बड़ी अच्छी जेनजीज की मुझे नजर आई है, वो ये आई है कि प्रोफेशन वाइज हमारे यहाँ पहले शुरू से होता था कि अगर एक शख्स डॉक्टर है तो बस अब उसका लेबल लग गया, वो डॉक्टर बन गया। अब मैं जेनजीज को देख रहा हूँ कि वो जेनजीज जो हैं वो अगर मास्टर्स किसी एक डिग्री में कर रहे हैं, तो अगर उनकी एक्सपर्टीज किसी दूसरी चीज में है तो वो उसमें भी मास्टर्स कर रहे हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त है। और इसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट का जो हमारा एक और चंग है, उसमें बड़ी खूबसूरत जो है वो कहानियां सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने आपको शाहनवाज के हवाले से बताया था, खाकान शाहनवाज की मंगनी के हवाले से बताया था, और आज भी बड़ा हम देख रहे हैं कि चर्चा हुआ है अहमद रफीक के हवाले से। ड्रामा सीरियल में भी वो नजर आए हैं और उनका निकाह हो गया। अब जो निकाह हुआ है भाई, अब हम देखते हैं कि कराची में, पूरे पाकिस्तान में बड़ी ग्रैंड शादियां होती हैं। सबके निकाहों की और मंगनियों की खबरें मुख्तार यहाँ देते हैं और अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते। वो देखें, अब वक्त की बात है। और अभी जो रफीक की शादी एक दिन ऐसा आएगा जब मैं यहाँ अकेले बैठ के प्रोग्राम करूंगी और मुख्तार की मंगनी का पैकेज ना हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे होंगे। अच्छा जी, चले ऐसा भी कुछ होगा, देखते हैं आने वाले वक्तों में वक्त बताएगा। लेकिन अहमद रफीक साहब जो है ना, उनकी मंगनी की सॉरी जो उनका निकाह हुआ है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो बड़ी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और सबसे अच्छी चीज ये हमें लगी, बड़े सादगी के साथ जो है ना वो हम देख रहे हैं कि उनका निकाह हुआ। अच्छा, एक जगह हम देख रहे हैं कि बड़ी लैविश शादियां दिखाई जाती हैं। पंजाब की बात करें खास करके ना, वहाँ बड़ी लैविश शादियां दिखाते हैं। फिर इसी तरीके से हम कराची की बात करें तो कराची में भी उसी तरीके से लैविश शादियां नजर आ रही हैं। खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन खर्चों के साथ साथ अब कोशिश करनी चाहिए कि खर्चा बचाया जाए। अच्छा, अब लेकिन ये जो निकाह हुआ है, बड़ा जो मैं इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करूं, जिनको हम देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, चीजें सीखते हैं, अगर वही 10-10 दिन के इवेंट्स रखेंगे तो आप मुझे बताएं कि जो चीजें ये अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए कितनी मुश्किल बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम ये देख रहे हैं, अगर इवेंट्स की आपने बात छेड़ी दी है तो अब मैं बताऊं कि इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इवेंट जो है वो बात पक्की का होता है, फिर दूसरा इवेंट जो है वो मंगनी का होता है, फिर तीसरा इवेंट जो है वो ढोलकी नहीं, दुआए खैर होती है, फिर उसके बाद ढोलकी होती है, फिर मायो होती है, फिर मेहंदी होती है, फिर शादी होती है, फिर वलीमा, और वलीमे के बाद एक और स्पेशल अब एक दावत आ गई है जिसे कहा जाता है कि जी इख्तितामी तकरीब है वो। तो ये एक बड़े मामला है। तो देखिए 8 से 10 अगर इवेंट इस तरीके से हम मनाएंगे और इतना खर्चा करेंगे, फिर इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से कि अगर आप 10 दिन के इवेंट आप क्या लेके बैठ जाएंगे। अभी ऐसी कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन जब होगा तो डेफिनेटली सबको पता चल जाएगा। तो ये अहमद रफीक आपके लिए उम्मीद रखनी चाहिए ना। हाँ, अहमद रफीक और इनकी जो होने वाली जो हो चुकी हैं अब कुर्रतुल-ऐन, आप दोनों के लिए बहुत सारी नेक दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए। क्या हम दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी का जो ये नया सफर है वो खुशियों से भरा हो और आने वाली जिंदगी आप लोगों के लिए वो बहुत खुशियां लेकर आए। और यही उम्मीद है कि जो नए जोड़े हैं वो उनको थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ भी जो है ना वो काम लेना चाहिए कि भाई अगर एक नया जो हमसफर आपके साथ आपकी जिंदगी में शामिल हो रहा है तो थोड़ा बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ भी काम लिया करें। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। और ये इस पे मैं कहता हूँ कि अब जो जेनजीज है ना, थोड़े इमोशनल ज्यादा है और जज्बाती भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि ये रुझानात भी ज्यादा नजर आते हैं। तो ऐसे में जो है ना, कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए। अपनी जिंदगी का एक नया सफर है तो अच्छे तरीके से, बल्कि मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी में हर आने वाले सफर में इसको एंजॉय भी करें, उससे बहुत कुछ थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो चलती रहती है ना, वो भी तो जिंदगी का हिस्सा है ना। और हमारे पास टाइम भी तो खत्म हो गया है ना, क्या करें। ऐसा ही है। और बिल्कुल जी, क्योंकि तमाम तर स्टोरीज जो है वो आज के प्रोग्राम की आप तक पहुंचा चुके हैं और यकीनी तौर पे आप लोगों को बड़ा मज़ा भी आया होगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब फरा जो है वो गुफ्तगू के साथ साथ आपको इंगेज करने के साथ साथ मुझे इंगेज कर लेती हैं। तो ये बड़ा एक सिलसिला होता है। तो बहुत शुक्रिया फरा आपका कि आप मुझे एंटरटेन कर रही हैं और हम सब दोनों मिलकर आप तमाम नाज़रीन को एंटरटेन कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। ज़िंदगी और हालात में दिया साथ तो होगी आपसे फिर मुलाकात। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।